देखो मेरा हाथ पूरा काट लिया, इसको देख सकते हो आप। ये देखो ऊपर से पूरा हाथ मुंह में डाल लिया, यहाँ से टांग भी काट ली थी पूरी, डंडे से मारा, यहाँ से 2-4 डंडे मारे। जो फारूक अहमद है वो सरेंडर मिलिटेंट है, उसने मेरे को बहुत सारी। फारूक अहमद कौन है? ये उस औरत का जिसने वो रफीका बेगम का हस्बैंड है। तो उन्होंने मेरे को धमकियां दी, रहने लगे कि भाई तेरे जैसे हमने बहुत सारे आज तक उठाए हैं, बहुत पता नहीं कहाँ गायब कर दिए हैं, तो तू क्या है। ये किसने बोला? ये फारूक अहमद ने कहा। और वो मतलब बिला वजह गाली गलोच करते रहते हैं हमेशा, चाहे वो बच्चे हों या वो सब गाली गलोच करते हैं। तो 12 सब उनकी औरत आती है नीचे डंडा लेके, मेरी बीवी ने उससे कहा कि भाई नीचे नहीं। जब हम उधर गए थे चौकी में, वहाँ पे आया था कोई एजाज और पता नहीं कौन, उन्होंने मेरे से बदतमीजी बहुत सारी की थी। साहब उधर ही था। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। चनाब टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान नईमुल अकवानी। 2 दिन पहले आपको याद होगा कि डोडा के अकरमाबाद से एक लेडीज़ हैं जिन्होंने एक परिवार पर इल्ज़ाम लगाया और बखूबी आपने देखा भी था कि उनको हेड इंजरी भी आई थी, ज़ख्म आए थे, उनको लगी थी। उनका ज़मीनी तनाज़ा कुछ था आपस में और एक परिवार पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और कहा कि उन्होंने हमें मारा और पीटा, और हकीकत में लहूलुहान वो हुए थे। आज हम उस घर में मौजूद हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगे थे, उन्होंने हमसे रब्ता किया। आइए इनसे हम तफसीली बात करते हैं कि अब वजह क्या है, क्योंकि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि दो तरफ़ा बात सुनी जाए। एक तरफ़ा बात सुनने से कभी कभार इंतज़ामिया हो या कोई भी शख्स हो फैसले गलत हुआ करते हैं, लिहाजा हमारा ये काम है कि हम दो तरफ़ा बात सुनने के बाद फ़ैसला करना सही या गलत को देखना वो पुलिस का काम है, कोर्ट का काम है, लेकिन हमारा काम है कि दो तरफ़ा बात को सामने रखना। आप बताइए, अपना नाम बताएं और आपके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे थे कि एक परिवार जिनका नाम रफ़ीका बेगम है, उनको आपने मारा पीटा, उनको खून से लथपथ कर दिया, रॉड से मारा है। किस कदर ये बात हकीकत है, हकीकत क्या है, आप हमें बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है और एक्चुअल में हमने उनको मारा नहीं और नहीं तो हमारे पास कोई रॉड था। वो खुद हमारे घर आए थे हमला करके। क्यों मगर? एक्चुअल में ये है कि मैंने एक पानी की टंकी बनाई थी अपनी उस दीवार के ऊपर, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन की कि जब वो बना रहा था मैं, तो तब वो वहीं पे थे, तब उनने कुछ नहीं कहा। फिर जब मैंने उसकी शटरिंग खोली तो फिर उसमें वो सूतर लगा दिया एक साइड से कोने पे, बोला जी आप 1 इंच इसमें अंदर आ गए। उन्होंने उसको तोड़ना शुरू किया। मैंने उनको कहा कि आप खुद इसको मत तोड़ें, आप यहाँ पे 2-4 बंदों को बुलाएं, वो अगर गलत कहते हैं तो मैं उसको खुद तोड़ सकता हूँ, खुद उसको उतना मैं काट लूँगा। तो उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने पैसों से ज़मीन ली है, हम किसी को क्यों बुलाएं। फिर मैं मतलब रात का टाइम था, शाम का टाइम था, अंधेरा था, तो फिर मैंने उनको वहाँ पे अशरफ भैया हैं, उनको कहा, फ़ोन किया, वो बाज़ार में थे। उनको ये कब की बात है? ये है 23 तारीख की, 23 अगस्त की। तो फिर मैंने अशरफ भैया को फ़ोन किया कि ऐसे बात है, ये कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको फ़ोन किया कि वो ऐसा मत करो। बोला नहीं, हम अंदर बैठे हैं, हालांकि वो उसको तोड़ रहे थे। उसकी मेरे पास वीडियोस भी बनी है। उसके बाद फिर मैं चला गया उसमें SHO साहब के पास, उसी वक्त गया। ऐसे उनको मैंने एप्लीकेशन दे दी 23 अगस्त को, उनको एप्लीकेशन दी। फिर मैं वापस आया, दूसरे दिन उन्होंने एप्लीकेशन देने के बाद SHO साहब ने क्या बोला आपको? मैं फिर ऊपर हॉस्पिटल जो चौकी में आया, वहाँ पे उनको मतलब वो दी, तो उन्होंने कहा ठीक है हम तहकीक करेंगे। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद वो मेरे साथ आए भी। जब मैं पुलिस? हाँ पुलिस। 1 सितंबर को जब मैंने दोबारा एप्लीकेशन दी, पुलिस वाले मेरे साथ आए, उन्होंने वहाँ पे देखा, उन्होंने उनसे कहा कि भाई ये यहाँ तो अगर ऑब्जेक्शन थी तो पहले इनको बनाने नहीं देनी चाहिए थी, और अगर बना दी तो आप आगे जाएं, वहाँ पे आप फैसला करते, किसी को कहते, मान लो तहसीलदार वगैरह कि हाँ ये हमारे इसमें आए हैं तब, लेकिन खुद तोड़नी नहीं चाहिए थी। तो आप अभी एक चीज़ करो, अब तहसीलदार के पास जाओ, पटवारी के पास जाओ, और हमें भी उस वक्त बुलाना, जब वो आएंगे तो हम भी वहाँ पे आएंगे, हम भी मतलब वो देखेंगे कौन किसके एरिया में है क्या है। तो उन्होंने वो नहीं मानी, उन्होंने सूतर लगा दिया कि भाई 1 इंच ये हमारी ज़मीन में आए हैं, मतलब इन्होंने 1 इंच दीवार अंदर लाई है। तो वहाँ पे फिर मैंने वहाँ पे साहब का सरपंच है उनको और मस्जिद कमेटी को मैंने कहा कि आप आएँ, आप देखें, अगर मैं गलत हूँ तो आप वहाँ पे मुझे बताएं कि हाँ आप गलत हैं, मैं उसको खुद उतना मैं हटा सकता हूँ, उसको मैं उतना काट दूँगा। फिर लेकिन वो आए वहाँ पे, वो उन्होंने उनकी नहीं मानी। तो उसी दिन मैंने उनको कहा था, उनकी वो जो पाइप थी वहाँ से मैंने उनको कहा था कि भाई बंद करने से पहले मस्जिद कमेटी वालों को भी कि मैंने ये पाइप बंद करनी है, क्योंकि ये उस तरीके से नहीं रहते, हमसायों की तरह से प्यार से नहीं रहने वाले हैं, तो इसलिए मैं वो बंद करूँगा। मैंने वो पैसे निकाले, मैंने वो 20,000 जो थे वो उनको मैं
दे रहा था, उधर उन्होंने पकड़े नहीं, कहा कि वो 20,000 आप किस लिए दे रहे थे उनको? वो वापस, क्योंकि जब उनने पाइप डाली थी तो मैंने उनका एक शेयर लिया था जो मेरे को 72,500 रुपये मेरे को उस पाइपों पे लगा है वहाँ पे खर्चा। यानी आपने एक किस्म की कंट्रीब्यूशन डाली थी अपने महल्ले वालों को कि 20,000 रुपए या 10,000 रुपये लगेगा आपका। जी, तो वो मैंने उनको वापस दे रहा था। मैं बोला कि अभी मानो इसमें नहीं डालें क्योंकि आप उस लायक नहीं हो। फिर उन्होंने वो नहीं माना। फिर मैंने क्या कहते हैं इसको, जब 1 सितंबर को भी फिर चौकी में मैंने एप्लीकेशन दी, वो जब पुलिस वालों ने देखा, फिर मान लो फिर आए टोन वाले। पहले तो वो कह रहे थे कि भाई 1 इंच आप अंदर आए हो। फिर जब टोन वाले आए, उन्होंने फीता पकड़ा, वो नापने लगे, तो टोन वालों ने उनसे कहा कि ये एक साइड से 1.5 फुट और एक दूसरी साइड से 2.5 फुट ये आपके एरिया में आया है। ठीक है, मैंने कहा कि भाई आप इनका ज़मीन तो देख रहे हो, आप इनकी तो मेरी भी तो देखो। मेरे समझना चाहूँगा कि उन्होंने क्या कहा, जो 2 फुट और 2.5 फुट की बात आप कर रहे हैं, जो टाउन वालों ने आपको कहा, यानी उनकी ज़मीन का रकबा आपने 2 फुट और 2.5 फुट का लिया हुआ? हाँ, वो टाउन वालों के मानो कहने के मुताबिक कि उनकी ज़मीन से एक साइड से 2.5 फुट और दूसरी साइड से 1.5 फुट मैंने उनका रकबा लिया है। हालांकि मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, फ़ोटोज़ हैं पुराने वाले कि उनका कहाँ तक था, उनका प्लंथ का उसका फ़ोटो है, उसके बाद मेरी जो दीवार चढ़ी है उसका फ़ोटो है, और क्या कहते हैं वीडियोज़ हैं उनकी पूरी। तो फिर जब उन्होंने ये मसला खड़ा किया, मानो ये पंगा करवाया टोन वालों ने। फिर जब उन्होंने 2 तारीख टोन वालों ने क्या पंगा करवाया, मुझे बताएं। टोन वालों ने ये पंगा करवाया कि उन्होंने उनको, पहले तो वो कह रहे थे 1 इंच है, मान लो 1 इंच। जब टोन वाले आए उन्होंने कहा नहीं जी 1 इंच नहीं है, बल्कि एक साइड से 2.5 फुट है, दूसरी साइड से 1.5 फुट है। ठीक है, वो उन्होंने मसला खड़ के फिर वो कहने लगे भाई इतना इतना है। फिर उन्होंने मेरे लिए नोटिस निकाली कि इन्होंने कहा था कि भाई कंप्लेंट, नोटिस टोन वालों ने निकाली कि आपने ऐसे ऐसे मतलब उनके वहाँ पे इलीगल टंकी बनाई है उनके एब्सेंस में, लेकिन वो वहीं पे थे, वो बंदे वहीं पे थे, पूरी फैमिली वहीं पे थी। फिर मैं 2 सितंबर को उन्होंने मेरे को नोटिस दी, 3 को संडे था, 4 सितंबर को मैं ईओ साहब के पास गया, वो मानो अपनी ये नकल वगैरह लेके वो मैंने उनको दी कि सर, मैंने उनसे कहा, रिक्वेस्ट की कि सर आप खुद देखें, अगर मैं गलत हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि भाई मैं गलत हूँ, अगर मैं उनके एरिया में गया हूँ, यहाँ तो आप मेरा एरिया भी देखें तो और उनका एरिया भी देखें, नपवाएं। उन्होंने कहा कि हमने तहसीलदार साहब को लेटर भेजा है तो वो आ जाएंगे तो और वो तहकीक करेंगे। फिर कोई नहीं आया। बीच में ईओ साहब, जब मैंने वो पाइप बंद कर दी तो फिर ईओ साहब आए, उन्होंने कहा कि आपने पाइप बंद क्यों की? तो मैंने कहा सर, जब ये रहने के मानो हमसायगी के काबिल हैं नहीं तो फिर मैं किस लिए वो रखूँ हिसाब के। चलिए ठीक है, ये एक महीना पुराना मसला है। हाँ। अब आप मुझे ये परसों वाली बात समझाने की कोशिश करें, समझाएं मुझे आपके आखिरकार जो इल्ज़ामात आप पे लगे हैं, ये आपकी अहलिया हैं, उनके कहने के मुताबिक कि आप दोनों ने उनसे, उनके वो घर में बैठे हुए थे और आप दोनों हमलावर हो गए, उन पर आपने रॉड से उनको मारा है और हमने भी देखा कि उनके सर के ऊपर चोट आई हुई है। उस हवाले से आपका क्या कहना है, क्या वजह रही आपने उन पर हाथ क्यों उठाया? क्या ये सही बात है, आप एक फ़ौजी रिटायर हैं, क्या ये सही बात है कानून को अपने हाथ में लेना? ज़मीन के तनाज़े तो दुनिया भर में चलते रहते हैं, लेकिन कहाँ तक ये बात सही है कि हम किसी पे हाथ उठाएं? जनाब, ये बिल्कुल गलत है। 12 सितंबर को मैंने एसएचओ साहब के पास गया, वो हालांकि जो फारूक अहमद वो सरेंडर मिलिटेंट है, उसने मेरे को बहुत सारी। फारूक अहमद कौन है? ये उस औरत का जिसने वो रफ़ीका बेगम का हस्बैंड है। तो उन्होंने मेरे को धमकियां दी, रहने लगे कि भाई तेरे जैसे हमने बहुत सारे आज तक उठाए हैं, बहुत पता नहीं कहाँ गायब कर दिए हैं, तो तू क्या है? ये किसने बोला? ये फारूक अहमद ने कहा। और वो मतलब बिला वजह गाली गलोच करते रहते हैं हमेशा, चाहे वो बच्चे हों या वो हो, सब गाली गलोच करते हैं। तो 12 सितंबर को मैंने ये पूरी रिपोर्ट एसएसपी साहब को दी कि सर ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने वहाँ से मार करके वो एप्लीकेशन थाने में दी, थाने से उन्होंने ऊपर चौकी में भेजी, हर जगह पे रजिस्टर पे एंट्री है, रजिस्टर पे वो एप्लीकेशन। और उसके बाद जब मैं शाम को 12 तारीख को घर पहुँचा और उन्होंने 7:45 या 50 मिनट उनने मेरे पे पथराव किया। वहाँ पे मोहम्मद अयूब गार्ड जो है वो, उसकी फैमिली, उन सब ने मान लो वो पूरा उनका साथ दे रहे हैं, उनने हम पे पथराव किया। मैं 13 तारीख सुबह फिर गया चौकी में, मैंने एप्लीकेशन दी इंचार्ज साहब को कि सर ऐसे ऐसे बात है, उनने हम पे पथराव किया। तो फिर मान लो वो बिला वजह पथराव करने की क्या ज़रूरत है? जैसे वो कह रहे हैं जी कि वो अपने वरांडे में बैठे हुए थे और आप उन पे हमलावर हुए, आप कह रहे हैं कि उन्होंने पथराव किया। जनाब, आप मेरे घर में देख सकते हैं, एक तो उनका बरांडा है नहीं, वहाँ पे बरांडा है नहीं, और उनका जो तकरीबन एक छत का वो फासला है, उनका ऊपर है, मेरा मकान नीचे है। तो वो मेरे आंगन में आए, न कि मैं उनके। इस वक्त जिस घर में हम बैठे हैं, आपने हमें यहाँ के लिए बुलाया, ये आपका घर है? नहीं, ये मेरे बड़े भाई का घर है। आपका घर से कितना दूर है? यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं यहाँ पे। बताएं। तो वो जब 15 तारीख को उन्होंने क्या किया, उससे पहले भी उन्होंने मेरी टंकी को तोड़ा,
मतलब उसके थोड़ा उसकी मेरे पास वीडियोस बनी हैं। और उन्होंने क्या किया, अपने मैन होल से गंदा पानी डब्बू से निकाल के मेरे उसमें टंकी में डालने लगे, टंकी में भी और मेरे आंगन में भी डालने लगे। उसकी मेरे पास वीडियोस हैं, फ़ोटोज़ हैं, सब कुछ है। 15 तारीख सुबह भी वो यही कर रहे थे, मतलब जो मैन होल में पानी था वो उन्होंने टंकी में डाला और मेरे आंगन में भी डालने लगे। फिर मैंने क्या कहते हैं उनको मना किया कि भाई ऐसा मत करो, लेकिन उनकी औरत आती है नीचे डंडा लेके। मेरी बीवी ने उससे कहा कि भाई नीचे नहीं उतरना। वो यानी रफ़ीका बेगम की बात कर रहे जी हैं आप? हाँ, मेरी बीवी ने कहा कि नीचे नहीं उतरना। उन्होंने कहा कि आप क्या करोगे, वो डंडा लेके आई नीचे। फिर मेरी वाइफ भी गई वहाँ पे और इनका आपस में झगड़ा हो गया। तब तक फारूक ऊपर से मान लो वो वहाँ पे वो दीवार है तकरीबन 12-13 फुट ऊंची है, वो वहाँ से उतरने लगता है, वो वहाँ से गिर जाता है। तब तक वसीम और उबैद वो भी आ जाते हैं वहाँ पे। वो मान लो हम पे हमला करते हैं, ऊपर से उनकी माँ उठती है, उनने पथराव शुरू कर दिया और उस पथराव से मेरी वाइफ को भी लगी सिर में, इसको 5 टाँके आए हैं और उनको भी लगी। और बाद में हमें फंसाया कि भाई इन्होंने हमें ऐसे मारा। हालांकि जो वो अभी उसी वीडियो में जो उन्होंने बात की परसों कि हमने 7 साल पहले ये ज़मीन ली है, आप डॉक्यूमेंट देख सकते हो। उनसे पहले मैंने ली, मैंने 2018 में ज़मीन ली है, मेरे को 5 साल हो गए। जब उनका काम चल रहा था, मेरे बाद उनने 2020 में ली है। जब उनका काम चल रहा था तो वो मेरे मकान में किराए पे रह रहे थे, उन्होंने वो 3000 किराया भी नहीं दिया मुझे उसका। और उसके बाद 7 साल की तो मुझे नहीं हुए, उनको कहाँ से 7 साल हो गए। डॉक्यूमेंट आप चेक कर सकते हो क्योंकि उन पर डेट लिखी होती है कब क्या हुआ है, ठीक। उसके बाद जब वो हम उनके घर नहीं गए और वहाँ पे कल भी जब हमारे साथ चौकी के वो आए तहकीक करने के लिए, वहाँ पे गए, गार्ड, उसकी बीवी, उसकी बहू, उसकी लड़की, उन्होंने वहाँ पे हंगामा खड़ा कर दिया। गार्ड क्या इनका नाम बताइए? मोहम्मद अयूब रासर हैं, गार्ड है वहाँ पे, ये इनके रिलेटिव भी हैं। और उन्होंने वहाँ पे हंगामा खड़ा कर दिया कि भाई इन्होंने मान लो एक ख़ानदान को मार ही दिया, हालांकि हमने उन्हें कुछ नहीं किया है। यानी जब कल पुलिस वहाँ पे आई तो उनके सामने हंगामा हुआ, वहाँ पे उन्होंने हंगामा किया? बिल्कुल, उन्होंने हंगामा किया और फिर मैंने वो कहने लगे कि भाई नहीं, इन्होंने वो चीज़ें अंदर छुपा के रखी। पुलिस ने कंट्रोल नहीं किया उनको? जना वो लेडीज़ थी ज़्यादातर, एक तो गार्ड भी था, बाकी लेडीज़ थी और वो शरीफ अंकल के लड़के थे। पुलिस ने कुछ नहीं बताया? तो उनने कहा था कि भाई चुप रहो, लेकिन वो सुनते नहीं हैं, वो किसी की नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम मान लो, वो देखो मुझे ये ख़तरा है कि मेरे बच्चों को पता नहीं कहाँ पे क्या करेंगे, और अगर कुछ होता है, अगर आगे अल्लाह ना करे, अगर आने वाले वक्त में मेरे बच्चों को या मेरे किसी भी मान लो फैमिली में किसी की फ़र्द को कुछ होता है तो ज़िम्मेदार वो फारूक, उसकी फैमिली और अयूब गार्ड वगैरह, वो पूरी फैमिली वो ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने सबको बता दिया है। अब आप बताइए कि जो इल्ज़ामात आप पे लगे हैं, आपने तरदीद की उनकी, आप क्या मांग चाहेंगे? जो कंसर्न यहाँ एसएसपी हमारे हैं डोडा के मोहतरम कयूम साहब हैं, उनसे क्या मांग रहेगी आपकी? और साथ मुझे आप ये बताएं पहले कि जब आपको पुलिस ने कल बुलाया था, उन्होंने क्या स्टेटमेंट आपका लिया और आपने उनसे क्या कहा, और पुलिस ने आपको जवाबी कार्रवाई में क्या जवाब दिया? जनाब, जब उन्होंने मेरे से उन्होंने कहा था कि तहकीक करेंगे हम क्या क्या हुआ है, वो वहाँ पे आए, वहाँ पे एरिया, वहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं जो उन्होंने पथराव किया है, वो जहाँ वो जगह उन्होंने देखी, उन्होंने वहाँ से मान लो जो वो ढूंढ रहे थे राड। मैंने कहा कि मेरा काम चल रहा था, मेरे पास एंगल के पीस हैं, सरिये के पीस हैं, पाइपों के पीस हैं, वो मेरे पास अंदर हैं, अगर देखना है आपने। उन्होंने कहा कि नहीं जी, इन्होंने अलमारी में रखे हैं, वो जो लेडीज़ अयूब गार्ड की बीवी और वो थी, बेटी थी। तो फिर मैंने चाबी यहाँ पे थी, मैंने यहाँ से चाबी मंगवाई, फिर वो पुलिस वालों ने ही साहब का सरपंच जो है लतीफ़ अंकल, उनको बुलाया, उनके सामने वो अंदर आए, उन्होंने ढूंढा उस अलमारी में, वहाँ पे नहीं मिले। मैंने कहा कि जो उधर थे शेल्फ के ऊपर जितने पीस थे, 10-12 पीस थे, कुछ पर्दे वाली पाइपें थी, कुछ एंगल थे, और वो सरिया सीधा करने वाले वो थे, डाई वगैरह थी, सरिये के पीस थे, वो मैंने पूरे, और जिम करने वाले राड्स वगैरह थी, वो मैंने पूरे उनके सामने रख दी। मैंने कहा कि जो मर्जी वो उठा लो, ठीक है। फिर उनमें से उनने एक एंगल का पीस लिया, पुलिस वालों ने एक एंगल का पीस लिया। मैंने कहा कि भाई आपने मतलब जो लिखना होगा, मुझे मेरे पास कोई हथियार नहीं था, मैंने उनको नहीं मारा। आपकी मांग क्या रहेगी अब? मेरी मांग ये है कि फ़ैसला मतलब ईमानदारी से फ़ैसला हो। और ये देखो, हम किसी के साथ, अगर मैंने उनको कहा था कि भाई चलो ठीक है, हमसायगी में एक दूसरे का साथ देना होता है, लेकिन वो उसके काबिल नहीं है। उनका हमसायगी के कुछ हकूक़ भी होते हैं। बिल्कुल। और मेरा वो जो टंकी है उसका लेंटर मैंने डालना है, और वो पाइप बंद होगी, और उसके लिए क्या कहते हैं, मैं आगे भी और जाऊंगा कि भाई कोर्ट से उसके लिए ऑर्डर भी लाऊंगा मैं कि भाई मैंने इसको बंद करना है, और ये चीज़ें होनी चाहिए। यानी आप उन्हें वो पानी की जो पाइप है, नकाश जो है, वो नहीं देंगे? अब मैं नहीं देना चाहता उनको। मैंने आपसे ये पहले भी बात की कि हमसायगी कुछ उसूल होते हैं, कुछ हकूक़ होते हैं। जनाब, वो तो होते हैं, लेकिन जब इंसान एक इंच, यानी ये एक तरफा है। हाँ, जब 1 इंच पे उन्होंने इतना बड़ा हंगामा, इतना बड़ा पंगा 1 इंच पे हो गया,
तो फिर आगे सोचिए यानी आप खुद। साफ साफ ऑन कैमरा ये बात जी, कह रहे हैं कि अब बिल्कुल। आप उनको नहीं अब उनको मिलेंगे। निकास नहीं मिलेगा, वो कहाँ जाएंगे? वो अपना बंदोबस्त खुद करेंगे। ठीक है। चल ठीक है मैम, जानना चाहेंगे आपसे, शॉर्ट में बताएं कि जो अभी तक आपके हस्बैंड ने बातें की, किस हद तक वो बातें सही हैं और हकीकत क्या हुई थी जो उन्होंने कही, ये किस हद तक हकीकत है बात? अस्सलाम वालेकुम, आप लोग का शुक्रिया। वालेकुम सलाम। ये जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, उन्हें सब कुछ किया, खुद ही किया उनने। यानी जो उन्होंने कहा था कि आप दोनों हमलावर हुए, उन पे रॉड से मारा है आपने ये वगैरह सब वगैरह, झूठ है। वो जो बोल रहे हैं वो सारा झूठ है। वो खुद ही आई थी लेडीज़ नीचे मुझे मारने के लिए। पहले इधर से ये देखो मेरा हाथ पूरा काट लिया, इसको देख सकते हो आप, ये देखो ऊपर से पूरा हाथ मुंह में डाल लिया, यहाँ से टांग भी काट ली थी पूरी, डंडे से मारा, यहाँ से 2-4 डंडे मारे। ऊपर से पथराव कर रही थी उसकी माँ, तो जब मैं मेरी और उसकी कुश्ती लगी हुई थी तो वो नीचे गिरी, तो मैं ऊपर उठी तो उसका पत्थर उसी के ऊपर बजा। यानी आपने नहीं मारा, उन्हें मैंने खुद किसी लगी को है। नहीं, खुद लगी उनको। वो लड़का बीच में आया, मेरे को थप्पड़ 2 मार के चला गया, तो खुद। लड़का कौन था ये? वो उबैद था, उसी का लड़का था, फारूक का लड़का। उन्होंने हम पे हमला किया है। मैंने उसको मना किया था हमारी ज़मीन में मत आओ, अब अगर आ गए तो शोर मत करो इधर। ऐसी अजीब अजीब गालियाँ दे रही थी, समझ में नहीं आ रहा उसको मैं कुछ बोलूँ। मैंने कुछ गालियाँ नहीं दी थी उसको, कुछ नहीं कहा था। उसने खुद ही पकड़ के ले लिया, मेरे हाथ ही डाल दिया पहले मुँह में, इसी को काट लिया पागल कुत्ते की तरह। आपकी हाँ जी, बोले। और मुझे अभी हिम्मत नहीं है खड़े होने की, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं कल जो हॉस्पिटल में परसों थी तो सारी रिपोर्टें वगैरह जो गार्ड की बहू थी वो भी बोल रही थी इनको मार देना था, तो खुद चले जाना था जेल। किसको बोला उसने? मेरे लिए बोल रही थी हॉस्पिटल में आकर। वो किसके साथ बोला? उसी गुड्डी के साथ बोल रही थी। ये गुड्डी रफीका बेगम के साथ बोला? हाँ, उसके 2 नाम, ये रफीका बेगम जो उसके साथ बोल रही थी। चलिए, आपको ये पट्टी दिख रही है, ये क्या उसी झगड़े की वजह से हुआ है? उसी झगड़े में मेरे को 5 टाँके आए, मुझे भी पता नहीं है। मेरे को तो 2 बजे के बाद ही होश आया। वो तो पहले से न्यूज़ बना रही थी सुबह से ही। वो तो बोल रहे थे हम खून में लसपस हुए। कहाँ से खून में लसपस हुए थे? नहीं, खून तो हमने देखा, उनको खून था। तो आप लोगों ने हमारा नहीं देखा जब उस वक्त आए मैं नहीं। इसीलिए हम दो तरफा बात सुनने के लिए आए हैं। इन्होंने हमसे रब्ता किया, आपके हस्बैंड ने, और हम आए, हम आपको ढूंढ भी, उस वक्त हमने ऑन कैमरा फ़ोन भी किया, लेकिन आपके हस्बैंड ने फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि हमारा ये काम है कि हम दो तरफा बात सुने। एक तरफा बात सुनने से, एक तरफा बात को जानने से कभी कभार नहीं बल्कि अक्सर बार फैसले गलत हुआ करते हैं, और हमारा ये काम है कि हम दो तरफा बात सुने। तभी आज आपके घर में हम आए हैं आपकी बात सुनने के लिए। मैं बेहोश थी उस वक्त, ये बात आप साहब के साथ ही कीजिए। चलिए, आप मांग बताएं आपकी, आप क्या मांग रही है? आपकी मांग हमारी है बस हमें पाइप बंद करने, हमें टैंकी को लेंटर डालना। जैसे वो हमें तंग कर रहे हैं आज तक, तो आज के बाद हमारे साथ उनका कोई भी ऐसा नहीं रहेगा हमसायों का। यानी आप बिल्कुल इस बात को कतन मना कर रही हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी गालियां दी। एक बेटा मेरे को, उसकी माँ जो रहमता बेगम है वो उसी का खून खाएगी, उसकी कलेजी निकाल के खाओ। ऐसी ऐसी गालियां कौन देता है के लिए? मैंने बहुत बर्दाश्त किया उनको, बहुत बर्दाश्त किया उनको। ऊपर से ऐसा कुछ किया तो हम ही को फंसा रहे। चलिए जी, बताएं आप। हाँ, उन्होंने उनकी मां जो रहमता बेगम है, उन्होंने कहा कि मैं तेरे को ऐसे केस में फंसाऊंगी जहाँ से तू छूटेगा ही नहीं। और हॉस्पिटल में जब हम गए, वहाँ पे जो हमने पर्ची बनाई, इसको स्टिचेस जो लगाए, उसके बाद ये जब इमरजेंसी में बेड पे थी, मैं चला गया, मेरे को बुलाया वकील ने, मैं चला गया कोर्ट में। मैंने भैया के लड़के को उधर के लिए बुलाया, और 3 बजे के बाद जब भैया उधर पहुँचा तो वहाँ पे पर्ची नहीं मिली। इसको मैंने पूछा वो पर्ची कहाँ गई, बोला इधर वो पुलिस वाले थे। वो किसने गायब की? वो पुलिस वाले थे 2 कोई, और एक कोई डॉक्टर था, बोला उन्होंने मेरे से ली थी। उसके बाद वो पर्ची गुम हो गई, वो मिल रही। 3 बजे तक इसका कोई ट्रेन, हाँ स्टिचेस वगैरह सुबह लगाए थे। एक मिनट, आप कह रहे हैं आपने इनको अस्पताल कितने बजे पहुंचाया? इनको पहुंचाया था तकरीबन कोई 10 बजे के करीब। और 10 से 3 तक कोई इलाज नहीं हुआ इनका? नहीं, कोई नहीं, सिर्फ स्टिचेस सुबह लगाए, उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं। वजह वो पर्ची गुम होगी, फिर इनको किसी ने देखा। वहाँ पे बहुत सारे उनके इसका मैं आपसे मतलब समझना चाहूँगा कि अगर जिसके पास पर्ची नहीं, एक पेशेंट क्रिटिकल है, जी, उसे एडमिट किया गया अस्पताल में, लेकिन पर्ची इसकी गुम होती है, तो क्या आप समझते हैं कि क्या वो डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे? जनाब, वहाँ पे एक्चुअल में क्या था, वहाँ पे उनकी साइड वाले बहुत सारे बंदे थे। हर वहाँ पे जाके हमारे लिए धमकियाँ देने लगे कि इनकी गर्दन काट लेनी चाहिए थी, इनको छोड़ना ही, जिंदा ही नहीं छोड़ना था। हालांकि मैंने वहाँ पे चौकी इंचार्ज साहब को उनके सामने उन्होंने कहा कि भाई इनको ऐसे ऐसे कर देना चाहिए था। तो पर्ची के बारे में क्या किया आपने? पर्ची फिर हमने नई पर्ची बनवाई 3 बजे, और उसके बाद फिर इनका ट्रीटमेंट किया, इनके टेस्ट वगैरह कराए, तो वो उसके बाद हुआ। चलिए ठीक है नाज़रीन, अभी आपने देखा और सुना। एक तरफा बात हमने परसों आपके पास रखी थी, आज 2 तरफा बात रखी है। इनका पक्ष भी हमने सुन लिया। फैसला करना, फैसला देना, ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम सिर्फ इतना है कि वो 2 तरफा बात सुने, ऐसे मामलात में 2 तरफा बात सुने।
ये मामला तहकीक जो करनी है, ये मामला पुलिस का है, ऑनरेबल कोर्ट का है। कोर्ट क्या डिसीजन देते हैं और पुलिस किस कदर तहकीकात करती हैं। इनका ये कहना है कि इन्होंने एसएसपी साहब के पास भी एप्लीकेशन दी है, कंसर्न जो एसएचओ हैं या चौकी ऑफिसर उनके पास भी एप्लीकेशन दी है। अब देखना यह है पुलिस किस कदर तहकीकात करती है, क्या दोनों पार्टीज़ के साथ किस कदर इंसाफ होता है, सही क्या है गलत क्या है, ये तहकीक करना पुलिस का काम है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान नईम उल हक वानी को। खुदा हाफिज़।